हाँ, हेलो विद्यार्थियों। आज हिंदी का छठवां पाठ जिसका नाम है दो संस्मरण। तो यहाँ पे जो लेखक है उसने अपनी दो आत्मकथाएं जो है इस पाठ में दी हैं। तो संस्मरण मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना हो जो बार बार याद आए, दोबारा याद करना, बार बार याद करना। जैसे लेखक ने तमाम रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उन रचनाओं में यह दो ऐसे घटनाएं हैं जो लेखक को बार बार याद आते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम लेखक ने रख दिया दो संस्मरण। तो चलिए, पहला जो ये जो है संस्मरण है, पहली जो घटनाएं हैं, तो इसमें दिया है हंस और आदमी। हंस और आदमी ये दोनों की तुलना की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पूरा यह बुक पढ़ लीजिएगा, और बुक एक दो बार तो तीन बार पढ़ लेंगे तो एक कहानी टाइप का है और आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। मैं आपको किस सिर्फ सारांश बताऊंगा और सारांश बताने के बाद आपके प्रश्न उत्तर को बताऊंगा। देखिए, हंस और आदमी, यहाँ दो तुलना किया गया। तो पहले हंस के बारे में जानकारी करें। देखिए, हंस हमेशा समूह में रहते हैं और वह आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार पर, वी जैसे अंग्रेजी में वी होता है उस आकार में वह उड़ते चले जाते हैं। यानी आसमान में जब भी उनको आप देखेंगे तो उनका जो पंख होता है वी के आकार पे होता है। तो लेखक जो है पहले हंस के बारे में जानकारी देना चाहता है या जानकारी दिया है कि हंस जो है हमेशा समूह में रहते हैं। आसमान में जब उड़ते हैं तो वी के आकार में उड़ते हैं, और वो जो समूह में रहते हैं तो उस समय उन्हीं समूह में, हंसों के समूह में एक नेता होता है जो सबसे आगे होता है, और बाकी जो पीछे होते हैं, तो जो पीछे होते हैं वह समझिए कि उनके अनुशासित सिपाही होते हैं। तो नेता जो होता है वो आगे रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन देता है कि हम जिस तरह उड़ रहे हैं, जिस तरह चढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं, वैसे तुम लोग भी हमारा फॉलो करो, हमारा अनुसरण करो, हमारे मार्ग का अनुसरण करो, हम जैसा निर्देश दें उसका पालन करो। तो वह आगे वाला नेता होता है। लेकिन जब उड़ते उड़ते कभी कभी वह नेता, जब कभी उसका पंख थक जाता है, जब पंख थक जाता है तो वह अपना उड़ान थोड़ा स्लो कर देता है, धीमा कर लेता है। तो उसकी जगह पर उसके पीछे वाला जो उसका साथी होता है तो वह आगे आ जाता है। वह आगे आ जाता है तो फिर वह आगे चलकर वह नेतृत्व का कार्य करने लगता है। फिर आगे उड़ते उड़ते जब वह भी थक जाता है फिर वह पीछे आ जाता है। फिर उस पीछे वालों में जो उसका समूह का सदस्य होता है वो आगे चला जाता है, और आगे जाने के बाद वह जो है हवा को काटते हुए आगे बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे उसके जो साथी होते हैं उसका जो है उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब उनके बीच में इतना प्रगाढ़ संबंध होता है, इतने प्रगाढ़ उनके रिश्ते होते हैं कि एक साथ में उड़ते हैं और एक दूसरे का दर्द एक दूसरे लोग ही सुन लेते हैं। हजारों मील तक सफ़र करते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। लेखक की माँ कभी यह कहती है कि हंस लोग मोती खाते हैं, लेकिन हंसों के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। यानी आप उनको दूध अगर दीजिए तो वह एक तरह से पानी पी लेंगे और दूध को अलग कर देंगे, पानी पी लेंगे लेकिन दूध को छोड़ देंगे। यानी पानी और दूध को अलग करने की क्षमता अगर देखा जाए तो हंसों के अंदर होती है। हंस हमेशा जोड़े में रहते हैं और वह हमेशा बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं। और हंसों के बारे में एक कहानी भी दिया गया है कि एक बार एक शिकारी जो है किसी हंस को मार दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें बचा लिया।
शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्हें समझाया कि मारने वाले से बचाने वाला का हक ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हंस बहुत मेहनती होते हैं, साथ में रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के मार्ग का वो अनुसरण करते हैं। ऐसा लगभग मानव में भी होना चाहिए। आगे तो हंसों की तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे हमारा पारिवारिक परंपरा भी चलता है। यानी जो हंस का मुखिया होता है, नेता होता है, उसी नेता का अनुसरण बाकी सब सदस्य करते हैं। उसी तरह हमारे परिवार का जो मुखिया दादा होते हैं तो दादा की मार्ग का अनुसरण सब करते हैं। अगर दादा नहीं हैं तो उस घर का मुखिया पिताजी होते हैं। तो पिताजी जैसा बोलेंगे, जिस ढंग से उनका आदेश आएगा, वो ढंग से पालन पूरा परिवार करता है। और जब कभी पिताजी थक जाते हैं तो उनके जगह पर जो उनका बड़ा पुत्र होता है उनका जगह ले लेता है, या चाचा ले लेते हैं, या माताजी ले लेती हैं, या दादी ले लेती हैं, कोई न कोई उनका जगह ले लेता है। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गए, डायबिटीज से परेशान हो गए, किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, घर के मुखिया की किसी प्रकार की दिक्कत हुई, तो बाकी घर में जो सदस्य बड़े रहेंगे, सीनियर रहेंगे, वह जो है उनको वह जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो यानी हंसों की तरह अगर देखा जाए तो हमारा परिवार भी है। हमेशा मुखिया के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, वो जैसा कहें वैसा हमें चलना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसा नहीं है। अब हमारा जो समाज है, आज हमारा समाज एक तरह से हंस तो चलो पंछी हैं, लेकिन आज हमारा समाज पढ़ा लिखा भी हो करके अगर देखा जाए तो अपना मनमानी करने लगा है। घर का जो मुखिया है, वो घर का मुखिया जो है उसका पद दूसरे लोग छीन लेते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं, उनकी बात नहीं मानते, अनुशासन तोड़ देते हैं। तो आजकल का जो चीज़ है वो बहुत विडंबना है। लेखक की माँ कहती है कि भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है इसलिए बनाया है कि मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो जैसे हंस बुद्धिमान है, अपने साथी के साथ चलता है, उसी तरह मनुष्य बुद्धिमान है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। ऐसा सारांश पहले ही संस्मरण में है। दूसरा संस्मरण का जो नाम है आत्मीय रिश्ते। रिश्ता जो बहुत ही प्रगाढ़ हो, जो बहुत आत्मीय माने बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता हो। एक कोई साथ अगर मिल गया 1 घंटे 2 घंटे के लिए तो उतना रिश्ता मजबूत नहीं होता है। रिश्ता आत्मीय होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, आत्मा रूपी होना चाहिए, एक दूसरे से पूरा निकट होना चाहिए, रिश्ता ऐसा होना चाहिए। तो इस कहानी में जो बताया गया दूसरा कि यानी लेखक अपने घर पे ही है और वह पटना में रहता है, और आधी रात को उसके घर पे 2 सज्जन आते, इसमें एक पुरुष एक महिला आती है, बेल बजाते हैं। अब इतनी आधी रात को घंटी सुनकर लेखक हड़बड़ा जाता है कि भाई क्या हुआ, कौन आया इतनी रात को। वो बाहर निकलते हैं, गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद वो परिचय पूछते हैं। तो परिचय में उनको एक चिट्ठी मिलती है, और चिट्ठी जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये भाई इनको भेजा जो गया है यह बुआ जी ने भेजा है। जब बुआ जी का पत्र वह जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बाद उनको पूरा आभास हो जाता है कि यह अपरिचित नहीं है बल्कि यह परिचित है। फिर वो घर में आते हैं। अब ट्रेन लेट हो गई थी, जब 5 घंटे ट्रेन लेट हो गई तो इसलिए जो है वो रात को पहुँचे, खाना पीना नहीं खाए थे। अब उनके लिए क्या हुआ, फटाफट खाना बना। खाना खाने के बाद उनके सोने का जुगाड़ बनाया गया। फिर इसके बाद पता चला कि वह जो है एक तरह से दवा कराने के लिए यहाँ पटना आए हैं। तो
ये आपस में धीरे धीरे सप्ताह भर वहाँ रहे, पूरी तरह घुल मिल गए। मानो ऐसा लगा जैसे एक दूसरे परिवार, ये तो पूरा मिलजुल गए। बुआ जी ने जो मिठाइयाँ भेजी थी वह तिल गुड़ की मिठाइयाँ थीं। अब उसमें दिल्ली में उसको गजक कहते हैं और पटना में उसको तिलकुट कहते हैं, यानी तिल की मिठाइयों के दो नाम, दिल्ली में उसके गजक और पटना में उसको तिलकुट कहते हैं। सब लोगों ने मज़े लेकर खूब खाया हुआ और ऐसा लगा जैसे कि जो मेहमान हैं, ऐसा लगा जैसे वो मेहमान नहीं है। पूरी तरह से पारिवारिक रिश्ता कायम हो गया पूरी तरह से। और बाहर वालों को भी लगा कि भाई ये लोग इतने प्रगाढ़ रिश्ता में हो गए कि लगा ही नहीं कि जैसे कोई है। तो लेखक यह कहना चाहता है कि पहले के समय में अगर कोई आगंतुक, कोई मेहमान घर में पहुंचता था, उसकी खातिरदारी इतनी होती थी, इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता था कि मेहमान को ये नहीं लगता था कि हम अनजाने के घर में आए हैं, और जिस घर में आते थे उनको ये नहीं लगता है कि कोई हमारे घर में मेहमान आया है। पूरा पारिवारिक रिश्ता होता था। लेकिन आज रिश्ते बदल गए हैं। आज कोई मेहमान किसी घर में पहुंचता है तो घर वाला चाय पिला करके वह यह सोचता है कि भाई हमारी जो भी मेहमानी नवाजी थी वो समाप्त हो गई, अब यह सोचने लगता है किसी तरह घर से निकलें, किसी तरह से निकलें। तो आजकल रिश्ता अगर देखा जाए तो पहले जैसा नहीं रह गया है। रिश्ता सिर्फ अगर देखा जाए तो आज एक तरह से रिश्ता केवल मानने का हो गया है, उतनी प्रगाढ़ नहीं रह गया है रिश्ता। इसलिए लेखक कहता है कि मैं जब कहीं जाता हूँ, किसी होटल बुक कराता हूँ, तो मेरे अगल बगल कुछ नहीं रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्ता बचा ही नहीं है, कोई मुझसे मिलने के लिए आया नहीं है। वह कहता है कि मनुष्य वह भाग्यशाली है जिसके पास बुआ है, मामा है, मामी है, चाचा है, तमाम ऐसे लोग हैं। तो समझ लीजिए कि वह मनुष्य धन है जो अपना रिश्ता बचा के रखा है। आइए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। तो पहला संजाल दिया गया है देश की विशेषताएं। तो देश की विशेषताएं, इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो जब पाठ्य पुस्तक में नहीं है तो आप कहाँ खोज के लिखेंगे? तो अगर आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे देश की विशेषताएं क्या हैं। देश की विशेषताएं यहाँ ये हैं, जैसे पहले में लिखिए कि देश की विशेषताओं में यहाँ विभिन्न धर्म हैं, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, और यहाँ यह जो देश है यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या वाला देश है। तो देश की विशेषताएं विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, सबसे बड़ा लोकतंत्र, अधिक जनसंख्या, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा है कारण। कारण में जैसे लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियाँ लिखते हैं। तो लेखक रोज रोज की रिश्तों की कहानियाँ क्यों लिखता है? क्योंकि वह घर पे अकेला रहता था, क्योंकि वह घर पे अकेले रहते हैं या अकेले रहते थे। दूसरा, हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुँचे। तो मेहमान आधी रात घर इसलिए पहुँचे क्योंकि उनका ट्रेन 5 घंटे लेट था। उनका ट्रेन 5 घंटे लेट था। तीसरा उत्तर, रजाइयों की संख्या कितनी थी? रजाइयों की संख्या 2 थी। दूसरा, महिला का इलाज यहाँ हुआ, कहाँ हुआ? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। चौथा प्रश्न, कृतियाँ लिखिए। पाठ में आए शहरों के नाम। तो पहला लिखिए पटना और दूसरा लिखिए दिल्ली, ठीक है। चौथे का दूसरा है तिल से बनी हुई मिठाइयाँ। तो तिल से बनी हुई मिठाइयाँ 2 प्रकार की, दिल्ली में उसे गजक कहते हैं और पटना में उसको तिलकुट कहते हैं, तिलकुट। अब आइए 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में कर सकते हैं, यहाँ पर 2 दिया है, हम अकेले और रिश्तों के बीच। तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? हम अकेले बोल सकते हैं, हम अकेले मज़े ले सकते हैं, हम अकेले शांत बैठ सकते हैं, हम अकेले चिल्ला सकते हैं, हम अकेले कर सकते हैं।
और रिश्तों के बीच क्या कर सकते हैं, हम रिश्तों के बीच एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, साथ साथ उत्सव मना सकते हैं, एक दूसरे का मजाक ले सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। छठवां में देखिए व्याकरण है कृदंत और तथत। कृदंत क्या है, कृदंत माने क्रियाएं, क्रिया से कृदंत बना है, क्रिया से यानी जब मूल क्रिया में आएंगे तो आपका कृदंत बन जाएगा। और तद्धति क्या है, तद्धति एक तरह से अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसमें बचना का कृदंत, बचना का कृदंत बचाव होगा, बचना का कृदंत बचाव। इसके बाद उड़ना, उड़ना का कृदंत, उड़ना का कृदंत उड़ान होगा, उड़ना कृदंत उड़ान होगा। चलना का कृदंत, चलना का कृदंत चाल होगा, चलना कृदंत चाल। आप आइए तद्धति में मानव का, मानव का भाववाचक संज्ञा, मानव का मानवीय, व्यक्ति का व्यक्तित्व, संस्कृत का सांस्कृतिक, संस्कृत का सांस्कृतिक, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आइए संधि विच्छेद है, संधि जैसे दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ तो दुर्लभ, तो दुर्लभ है तो समझिए उसका क्या हो गया, उसका हो गया आपका विसर्ग संधि। महात्मा, महाधन आत्मा, महात्मा यह स्वर संधि है, स्वर संधि महा, आ का मात्रा आ का मात्रा आ में लिखा आ बन गया तो स्वर संधि महात्मा। और जो दुर्लभ है दुह, अगर दुह शब्द आए ह लगा हो तो जहाँ पे ह लगा रहता है यानी दो बिंदी लगी रहती है, बिंदु लगा रहता है, ह का उच्चारण होता है, वो समझो विसर्ग संधि है। तो दुर्लभ, दुर्लभ विसर्ग संधि, महात्मा स्वर संधि। जन आसक्त, अनासक्त, अन अ आ, अनासक्त स्वर संधि। अंत चेतना, अनश्चेतना विसर्ग संधि। समतोष, म तो दोनों क्या है, व्यंजन है, व्यंजन यानी क से लेकर ज्ञ तक जो होता है उसमें कुछ शब्दें जो है क ख ये सब क्या है, व्यंजन है। तो हाँ म है और यहाँ तो है तो समझो ये व्यंजन हो गया। समतोष, संतोष व्यंजन संधि। सदा एव, सदा एव माने सदैव, ये हो गया स्वर संधि। अब आइए अगला और दिया है सज्जन, सतजन, सतजन व्यंजन संधि। नमस्ते, नमधनते, नमधनते विसर्ग संधि। स्वागत, सुधन आगत स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक, दिग्धन दर्शक व्यंजन संधि। यद्यप, अधिधन अप, अधिधन अप स्वर संधि। दुस्साहस, दूह, दूहधन साहस विसर्ग संधि। तो देखिए आपको अगले वीडियो में जब संधि में पढ़ाने लगूंगा व्याकरण में तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रकार क्या हैं और उसके पहचान क्या है। अभी आपकी पुस्तक में व्याकरण है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए स्वर संधि। जैसे दिग्गज है तो दिग्गज का दिक धन गज, दिक धन गज व्यंजन संधि। साप्ताहिक, सप्त अह इक साप्ताहिक स्वर संधि। निश्चल, निह धन चल विसर्ग संधि। भानुदय, भानु धन उदय स्वर संधि। निसंदेह, निह धन संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त स्वर संधि। और आगे पाठ में आया संधि को छाड़ करके लिखना है तो पाठ में जैसे आया, जैसे मैं आपको उदाहरण दीजिए निश्चय, निह धन चय विसर्ग संधि। यथार्थ, यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ स्वर संधि। ये सब पूरा लिख लीजिएगा और जो कुछ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। जो भी दिक्कत रही